नमस्कार रहेगा, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे थे एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्लास 10th NCERT हिस्ट्री। पिछले लेक्चर में हमने 3 चीज़ों को देखा था। पहला कि एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले के क्या सीन थे, दूसरा कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज, और तीसरे बिंदु पे हमने चर्चा की थी पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसी में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। नहीं पसंद आ रहा है वीडियो तो जो 10th के स्टूडेंट हैं या जो जानने वाले हैं, चाहने वाले हैं इन चीज़ों को, उनको शेयर करेंगे। आज भी हम लोग वही पुराना फार्मूला 3 पॉइंट्स को देखेंगे एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का। पहला पॉइंट हमारा होगा हैंड लेबर वर्सेस मशीन पावर, स्टेम पावर। दूसरा पॉइंट होगा लाइफ ऑफ वर्कर्स, और तीसरा पॉइंट जो महत्वपूर्ण है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में, जो कि देता है क्लास 6 से 12th के बच्चे को एक अद्भुत प्रकार का मेंटरशिप, 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम, आपको हर तरह से आगे रखता है अपने समय से। फीचर्स ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इसमें पर्सनल मेंटर है, यानी आप अपने डाउट अपने मेंटर से सीधा पूछ सकते हैं। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है, आप अपने कोई भी डाउट को लेकर किसी भी वक्त मेंटर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वीकली रिपोर्ट आप अपना देख सकते हैं, पेरेंट कॉन्टैक्ट देख सकते हैं, पेरेंट्स से बात हो सकती है सीधा अपने बच्चों के प्रोग्रेस के बारे में। स्टडी प्लानर, आप क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कितना ज़रूरी है पढ़ना, सब आपको यह बताएगा। ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस मेंबर, आपको आइकॉनिक अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सारा बेनिफिट जो है इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर प्राइस पॉइंट्स की बात करें तो क्लास 6 के लिए अगर आप 6 महीने के लिए खरीदते हैं इसे तो 17,000, और 1 ईयर के लिए खरीदते हैं 28,000। लेकिन आपको इतना प्राइस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारा कोड BBench यूज कीजिए और भारी डिस्काउंट्स अवेल कीजिए। 10% तक डिस्काउंट आपको इसमें मिलेगा। हमारा कोड BBench यूज कीजिए। आप देख सकते हैं क्लास 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए और 12 तक इस तरह से आपको लाया है। तो अनअकैडमी पर जाइए, हमारा रेफरल कोड BBench यूज कीजिए और अनअकैडमी को के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। पहला पॉइंट हमारा है स्टेम पावर वर्सेस लेबर। देखिए, विक्टोरियन इंग्लैंड जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो समय है विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया का, इसीलिए उस काल को विक्टोरियन काल कहा जाता है। बात इंग्लैंड की हो रही है तो हम लोग विक्टोरियन इंग्लैंड कहकर संबोधित करेंगे। विक्टोरियन इंग्लैंड में लेबर की कोई कमी नहीं थी, बहुत सारे लेबर्स थे। क्यों लेबर थे? क्योंकि खेती बाड़ी ठीक ठाक हो रही थी, लेकिन आमदनी लोग बढ़ाना चाहते थे, जीवन का जो स्तर है बढ़ाना चाह रहे थे, और गुंजाइश भी दिख रही थी, स्कोप भी दिख रहा था। तो लोगों को पैसा कमाना था, तो सभी को पैसा कमाना था। तो लेबर्स जो हैं विक्टोरियन इंग्लैंड में एबंडेंस टॉप लेबर थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में लेबर थे। इसीलिए उन्होंने, और वहीं दूसरी तरफ मशीन्स, कहने को तो मशीन्स आ रही थी, लेकिन उसकी कीमत जो है बहुत ज़्यादा होती थी उस वक्त। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो फैक्ट्री वाले थे, वो बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके मशीन लगाएं, ये उन्हें थोड़ा सा मुश्किल लगता था। वही लेबर भी उसी काम करने के लिए सस्ते में लेबर मौजूद थी। तो विक्टोरियन इंग्लैंड में जो थी लेबर बहुत मात्रा में थी, इसीलिए प्रोडक्शन, जो चीज़ें बनती थी वो लेबर बेस्ड होती थी, ना कि मशीन बेस्ड होती थी ज़्यादातर चीज़ें। ये याद रहे, 1840 सबसे पहले की बातें हो रही है। अब मशीन लगाने में एक और दिक्कत थी कि काम जो होता था वो सीजनल नेचर का होता था, सीजनल वर्क। जैसे क्रिसमस से पहले बुक बाइंडिंग करवाना है, डिमांड किसी चीज़ की बढ़ी क्रिसमस से पहले, तो चीज़ें बनानी है, उसे बेचनी है, लेबर को हायर कीजिए, काम हो गया, आप उन्हें हटा दीजिए। वहीं दूसरी ओर अगर आप बहुत भारी लंबा चौड़ा मशीन खरीद लेते हैं तो आपको वो मशीन उसी वक्त में ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, लेकिन उसके बाद वह खाली रखी हुई रहेगी। यह एक और वजह थी। एक वजह और भी है लेबर का इतना पॉपुलर और लेबर का इतना जो है लेबर से काम करवाने की, वह वजह थी वहाँ के लोगों के टेस्ट। एलीट बुर्जुआ, जो वहाँ के बड़े लोग थे, उन्हें हैंडमेड चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षण था। वे उसे, जो हैंडमेड कोई भी चीज़ थी, उसे सोफिस्टिकेटेड मानते थे, ज़्यादा रिफाइंड मानते थे, और अपने स्टेटस सिंबल से ज़्यादा नज़दीक पाते थे, बजाय इसके कि मशीन से बनी हुई चीज़ों को।
यह कारण है। एक कारण और है, मशीन से जब आप चीज़ें बनाते हैं तो वो स्टैंडर्डाइज्ड होती है, यूनिफॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक टी शर्ट बनवाता हूँ और उसमें ये डिज़ाइन है कि यहाँ पे कुछ तो लोगो लगा हुआ है हमारा बिहारी बैक बेंचर्स का, तो वो एक ही तरह की 100, 500, 1000 जितनी चाहे आप टी शर्ट छपवा सकते हैं और मार्केट में दे सकते हैं। लेकिन वहीं अगर लेबर से आप बनवाते हैं तो एक एक टी शर्ट पे काम होगा और एक एक टी शर्ट को अलग डिज़ाइन का हम लोग बनवा सकते हैं। तो वैरायटी जो है हैंड से ज़्यादा मिलेगी कंपेयर्ड टू मशीन्स, बनस्पत मशीन के वैरायटी ज़्यादा मिलेगी। तो इसीलिए अब देखेंगे एक डाटा दिया हुआ है, 500 से ज़्यादा तरीके के हैमर, 45 से ज़्यादा तरीके के एक्स जो है विक्टोरियन इंग्लैंड में कुल्हाड़ी उस समय बनती थी। क्यों? अलग अलग डिज़ाइन, अब कोई मोटा डिज़ाइन देना है, बड़ा डिज़ाइन देना है तो उस तरह की जो है कारीगरी होगी, तो अलग हैमर, अलग एक्स की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं पे अगर कोई काशीदगी, छोटा माइन्यूट वर्क करना है, माइनर वर्क करना है, छोटा वर्क करना है, तो उसके लिए अलग तरह की मशीन, हैंड इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस कारण से भी लेबर ज़्यादा पॉपुलर थे बजाय स्टीम पावर के। अब जहाँ लेबर की शॉर्टेज हो, जैसे कि अमेरिका, वहाँ मशीन एक ही विकल्प बचता है। लेकिन जब आपको उसी काम के लिए सस्ते में लेबर कर देंगे तो वहाँ शॉर्टेज नहीं थी। तो अमेरिका जैसे जगहों पे जहाँ लेबर पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, मशीन का बहुत चलन हुआ। तो ये एक हम लोग देख रहे हैं कि स्टेम वर्सेस जो हमारा हैंड पावर है, हैंड लेबर है, उसमें हैंड लेबर को बढ़त मिल रही है। हैंड लेबर यानी कि लेबर, लोग कैसी थी उनकी ज़िंदगी, क्या मतलब कुछ हो रहा था उनकी ज़िंदगी में, क्या गांव से आते थे और शहर में काम करते थे? नहीं, इतना आसान नहीं था। हम लोग पढ़ेंगे लाइफ ऑफ द वर्कर, हम वहाँ पे लाइफ ऑफ वर्कर्स, वहाँ के लेबर जो होते थे उनकी ज़िंदगी कैसे होती है थोड़ा झांकते हैं, आइए उनकी ज़िंदगी में देखते थे। देखिए, काम तो होता था, लोग जाते भी थे, लेकिन ज़्यादा लेबर का मतलब ज़्यादा कॉम्पिटिशन। एक ही काम को करवाना है इंडस्ट्री को, मान लीजिए फ़र्ज़ कीजिए एक टी शर्ट बनवाना है, 500 टी शर्ट्स बनवाने हैं, उन्हें 50 लेबर की ज़रूरत है, लेकिन काम करने के लिए 1000 लोग भीड़ में लगे हुए हैं। यानी ज़्यादा कंपटीशन, ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा भागम भाग, यह परेशानी का सबब बना। लोग आते थे और भीड़ में लग जाते थे। यहाँ पे नेटवर्क बहुत मायने रखता था। मेरा कोई रिलेटिव काम कर रहा है, शहर में चले जाओ, उस फैक्ट्री में काम लगा ही देगा। जिनके नेटवर्क नहीं होते थे उनकी परेशानी और ज़्यादा, पैसा तो कमाना है, शहर तो जाना है, रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या। तो रिफ्यूजी कैंप्स, कैजुअल वार्ड्स की संख्या दिनों दिन बढ़ती गई। इसके लिए एक अलग डाटा है, आप देखेंगे उस समय के लिटरेचर को आप अगर पढ़ेंगे, डिकेंस वगैरह, जो लोग लिटरेचर में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको मिलेगा कि लेबर्स के लाइफ और उनके सफरिंग पर एक अलग उसकी एक कहानी है, उसकी एक अलग स्टोरी है, तो वो भी देखा जा सकता है। लेकिन उनके जीवन में संघर्ष था, जहाँ पे वेज के लिए लड़ाई थी, जहाँ पे वर्क पाने के लिए लड़ाई थी, और डर था साथ में। डर किसका? अनएम्प्लॉयमेंट का, नौकरी से बाहर निकाल दिए जाने का, नौकरी न मिलने का डर। और सबसे बड़ा डर का वजह क्या था? देखिए, उनके भावनाओं को भी समझिए। वो खाने के लिए नहीं मिल रहा है, ब्रिज के नीचे सोए हुए हैं, कहीं सीजनल लेबर है। अगर जॉब मिल भी गई मान लीजिए, तो ये क्रिसमस ख़त्म होगा, सभी को निकाल दिया जाएगा, फिर से बेरोज़गार हो जाएंगे। कुछ लोग तो गांव से आ तो जाते थे, लेकिन अब रहेंगे कहाँ, जॉब भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस तरह की समस्याओं का से सामना उनका होता था। एक और परेशानी का सबब बना मशीन्स को माना जाता था लेबर्स अपना सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा एनिमी समझते थे मशीन को। स्पेनिंग जेनी का उदाहरण दिया हुआ है आपकी किताबों में। स्पेनिंग जेनी पे कई जगह तो टैक्स कर देते थे कि अगर एक मशीन आ जाएगा तो 100 वर्कर्स के काम को वह खा जाएगा। तो इस तरह से मशीन सबसे बड़ा शत्रु बना, सबसे बड़ा डर का कारण बना। अनएम्प्लॉयमेंट दूसरा डर का कारण था, रहने में तंगी इत्यादि इत्यादि और तरह की चीज़ों को आप पढ़ते जाइएगा, आप खुद से भी एक लिस्ट बना सकते हैं। लेबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, सब कुछ हम लोग अभी देख रहे हैं इंग्लैंड के संदर्भ में। अब आते हैं इंडिया, हमारे प्यारे भारत के संदर्भ में चीज़ों को देखते हैं। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज, आज इसी के साथ हम तीसरे बुलेट पर, अपना आज का जो फाइनल बुलेट है उसके तरफ बढ़ रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज। जानते हैं हम लोग उस समय जो यूरोपियन देश थे वो अपना कॉलोनी अलग अलग जगहों पे रखते थे। इंग्लैंड रखते थे, फ्रांस कॉलोनी अलग अलग जगह पे। कहाँ थी कॉलोनी? एशिया के देशों को कॉलोनी बना लिया, अफ्रीका के देशों को कॉलोनी बना लिया, लैटिन अमेरिकन देश में कुछ कॉलोनीज थे उनके। कॉलोनी के पे करते क्या थे? वहाँ एक्सट्रैक्ट करते थे अपने सामान को, रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते थे, सामान बनाकर मार्केट उसे समझकर बेचते थे। सामान बनेगी इतनी अधिक मात्रा में, बिकेगी भी तो कहाँ बिकेगी? तो कॉलोनीज में।
अब इंडिया के संदर्भ में बात करें तो देखिए, इंडिया जो था हमारा, ऐसा नहीं है कि कॉलोनी के आने से पहले ये लोग ट्रेड वगैरह नहीं जानते थे। बहुत बड़ा तगड़ा फेमस था यहाँ का ट्रेड। क्या जाना जाता था यहाँ का? सिल्क जाना जाता था, कॉटन जाना जाता था। और हम लोग आज टेक्सटाइल के संदर्भ में ही कॉलोनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखेंगे। इंडिया जाना जाता था अपने सिल्क के लिए, और पूरे विश्व भर में बहुत तरह की वैराइटीज़ ऑफ सिल्क है, लेकिन इंडिया में जो बात थी, कशिश थी उसके सिल्क में, उसके कॉटन में, वो और कहीं नहीं थी। तो इसीलिए यहाँ का खूब फेमस रहा। ब्रिटिश के एलीट लोग जो थे बहुत यहाँ से कालीन मंगवाते थे, यहाँ से बहुत अलग अलग तरह के कपड़े मंगवाते थे और वैरायटी में मंगवाते थे। तो यहाँ का सिल्क और कॉटन बहुत फेमस था। 3 रूट्स थे। 3 रूट्स को दिमाग में रखिए कि मोटा मोटी इसी रूट पे प्री कॉलोनियल टाइम की बात हो रही है। इसी रूट पे जो है ट्रेड होता था। एक पर्शियन और सेंट्रल एशिया वाला जो पर्शियन रूट था, मतलब एरिया के जो थे आते थे वो लोग अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया होते हुए उन सब एरिया में ट्रेड करते थे। दूसरा जो ट्रेड रूट था या ट्रेड समझ लीजिए, वो एक रास्ता था वेस्टर्न गेट जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिया का, रेगिस्तान होते हुए ऊँट पर लाद कर सामान ये था। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूट था हमारा, सी रूट था। मसूलीपट्टनम, सूरत, हुगली, ये सब कुछ ऐसे चमकते हुए पोर्ट्स के नाम हैं जिनकी चमक धीरे धीरे बाद में फीकी पड़ने लगी। कैसे फीकी पड़ी? लेकिन बहुत बड़े नाम थे, बहुत बड़े पोर्ट्स थे, बहुत अधिक संख्या में यहाँ जहाज आया करते थे। उस पर बैठकर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडर्स आया करते थे। और कोयम्बटूर, ये सब बहुत फेमस मतलब पोर्ट्स के नाम है जो कि कॉलोनी के आने से पहले इनका नाम था। अब ट्रेड जब हो रहा था तो एक नेटवर्क था। क्या नेटवर्क था? फाइनेंसर्स का नेटवर्क। फाइनेंसर कौन होते थे? फाइनेंसिंग द ट्रेड। जो कॉटन, तुम भाई किसान हो, कॉटन उपजा लो, ले लो, मुझसे पैसा लेकर कॉटन उपजा लो। दूसरे जो थे वो आएंगे कौन? तो कैरिंग गुड्स कैरी करने वाले। तुमने प्रोड्यूस किया, तुमसे लेकर एक्सपोर्ट जो करने वाले हैं उस जहाज उस पोर्ट तक पहुंचा देंगे। और तीसरा होता था सप्लाइंग टू एक्सपोर्टर्स, पर्टिकुलरली वहाँ पे जहाँ विदेश जा रहा है, विलायत में जा रहा है, वहाँ पे पहुँचाने के लिए सप्लायर वाला चेन। इंडियन बैंकर्स और इंडियन जो इन्वेस्टर्स, मर्चेंट्स का ये नेटवर्क था जहाँ पे भारतीय लोग ही इन्वॉल्व थे, आपस में मिलजुल कर एक नेटवर्क बना रहे थे। और अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से 1750 तक ये इस नेटवर्क में जो है दखल पड़ने लगी कॉलोनाइजर्स का, फॉरेन ट्रेडर्स का। 1750 तक, 1750s तक जो है यह नेटवर्क टूटने लगी, इसमें सेंध होने लगी फॉरेन ट्रेडर्स का। फॉरेन ट्रेडर्स को यहाँ आए थे बस ट्रेड करने के लिए, अपना मुनाफा के लिए। और हम लोगों ने हिस्ट्री में बार बार देखा है कि किस तरह से छोटे छोटे पॉलिटिकल कंसेशंस लेकर, छोटे छोटे राजा से मतलब बोल कर कि रिक्वेस्ट करके कि हमें ये छूट दीजिए, हमें यहाँ पे ट्रेड करने दीजिए, वो कैसे इंडिया में अपने पैर को पसार रहे थे। और इस तरह से इंडिया को धीरे धीरे इंडियन के ट्रेड नेटवर्क को तोड़ रहे थे। डिक्लाइन ऑफ इंडियन नेटवर्क्स जैसे ही हुआ, इंडियन पोर्ट्स जो पुराने थे अब उनकी चमक फीकी पड़ने लगी। कोयम्बटूर में उतनी हलचल अब नहीं रह गई। हुगली पोर्ट पुराना लगने लगा, सूरत का पोर्ट ढहने लगा और नए पोर्ट्स चमकने लगे जो कि ब्रिटिश के हिसाब से, फॉरेन ट्रेडर्स के हिसाब से अच्छे थे। कोलकाता का पोर्ट, बॉम्बे का पोर्ट, यहाँ का पोर्ट फेमस होने लगा। तो क्या हो गया? जो विदेश के लोग थे, विदेशी ट्रेडर्स थे, वो आए और उन्होंने पुराने पोर्ट्स के बदले नए पोर्ट्स बना दिए। तो इससे इंडियन को क्या जो है घाटा या फ़ायदा, यही तो देखना है इस चैप्टर में आगे। इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा हमारे दूसरे वीडियोज़ का। शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। कीप स्माइलिंग। थैंक यू।